क्या आपके कोई ऐसे दोस्त या क्लासमेट हैं जो कि कम पढ़ते हैं बट मार्क्स उनके ज़्यादा आते हैं? जितने मार्क्स का वो अटेम्प्ट करते हैं उतने ही मार्क्स उनके आ जाते हैं, यानी कोई भी मार्क्स कट भी नहीं होते उनके। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं? हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे अगर हमने किसी एग्ज़ाम के लिए कम पढ़ा है तो हम डिसेंट मार्क्स ला सकते हैं, या फिर अगर हमने सोचा है कि हम 40 मार्क्स का करके आए हैं तो 40 ही हमारे मार्क्स आए या उससे प्लस मार्क्स आ जाए। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम लिखते हैं तो आपकी राइटिंग थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत सुंदर होनी चाहिए, बट ठीक ठाक होनी चाहिए। इसका रीज़न क्या है कि कई बार देखो क्या होता है, एज अ टीचर भी मैं आपको ये वाली चीज़ बता रही हूँ कि कई बार ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि होशियार होते हैं, भी लिखते भी ठीक है, बट क्या होता है उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती। हैंड राइटिंग अच्छी ना होने की वजह से टीचर उस आंसर पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करता है। और अगर कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है, उस बच्चे ने अच्छा अटेम्प्ट किया है बट उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो टीचर कभी भी उसको पूरे मार्क्स नहीं देगा, वो हैंड राइटिंग के मार्क्स नहीं काटेगा। एक ना प्रीजुडाइज हो जाता है कि इसने उतना अच्छा नहीं लिखा होगा आंसर। तो राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पता है क्या होता है कि किसी बच्चे की अगर हैंड राइटिंग सुंदर होती है ना या अच्छी होती है, तो अगर वो आंसर उतना अच्छा भी नहीं लिखता तो टीचर उसको फिर भी ठीक ठाक मार्क्स दे देते हैं। तो इसलिए हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड राइटिंग आपकी डिसेंट होनी चाहिए, यानी रीडेबल होनी चाहिए। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, और ये एक ऐसी गलती है जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। दूसरी जो चीज़ है ये कि आप लोग ना सही से आंसर को प्रेजेंट नहीं करते। तो सेकंड चीज़ है कि आंसर को अच्छे से प्रेजेंट आपको करना है। प्रेजेंट करने का क्या मतलब है? प्रेजेंट करने का मतलब ये है कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन का आंसर आता है और वो भी शायद उतना नहीं आता है या ठीक ठाक आता है, तो अगर आप उसको पैराग्राफ में लिख देंगे, कोई आंसर आपको कितना भी अच्छा आता है, अगर आप उसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देंगे ना, स्पेशली बायो में या किसी थियोरटिकल सब्जेक्ट में, तो अगर आप उसको पैराग्राफ में लिख देंगे ना तो टीचर आपको उतना अच्छे मार्क्स नहीं देंगे जितने कि आपको मिलने चाहिए। बट वही सेम चीज़ अगर आप हेडिंग वाइज या थोड़ा सा सेपरेशन अपने पॉइंट्स में रखेंगे तो आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो आंसर को सही से प्रेजेंट करना है, ठीक है, हेडिंग वाइज प्रॉपर उसके पॉइंट्स होने चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है कि क्या होता है कि जैसे हमें बोर्ड एग्जाम में बोला जाता है, एग्जाम में बोला जाता है कि जो क्वेश्चन आपको आता है उसको पहले अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस वाइज ही करना है, ये बात ठीक है, बट बच्चों ने इसको कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है। एज अ टीचर भी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि बच्चे क्या करते हैं कि मान लो सेक्शन बी जो कि 2 मार्क्स का है, उसका एक क्वेश्चन बच्चे ने अटेम्प्ट किया, फिर उसका मन हुआ कि चलो सेक्शन सी के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते, तो सेक्शन सी के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, फिर डी का उसके बीच में डी का कर लिया, फिर दोबारा से बी का कर लिया, तो वो एक खिचड़ी बना देते हैं। उससे क्या होता है कि कई बार टीचर भूल जाता है कि कौन से नंबर का क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, और कई बार आपको कम मार्क्स भी मिल जाते हैं उस वजह से। अगर आपने 2 नंबर के क्वेश्चन के आंसर्स के बीच में कोई 3 नंबर के क्वेश्चन को आंसर कर दिया, तो क्या होगा कि हो सकता है उसमें भी टीचर आपको गलती से 2 मार्क्स दे दें, और बोर्ड एग्जाम में तो आप देख भी नहीं सकते जाके। तो इसीलिए अगर आप आगे पीछे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर भी रहे हैं तो आपको प्रॉपरली सेक्शन मेंशन करना चाहिए और ज़्यादा भी आगे पीछे नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि सेक्शन सी के क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे से आता है बी के कंपैरिजन में, तो सेक्शन सी डालकर पहले सारे सेक्शन सी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उसके बाद फिर सेक्शन बी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, या जैसे भी आपको करना है। बट ऐसे उल्टा सीधा ठीक नहीं है बिल्कुल भी। अब जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एमसीक्यू उनको अभी नहीं करने हैं, तो वो क्या करेंगे, सेक्शन बी करेंगे, उनके बीच में कहीं एमसीक्यू कर लेंगे, या फिर वो क्या करेंगे सबसे लास्ट में ही एमसीक्यू कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप एमसीक्यू कर रहे हो तो आप शुरुआत में ही करो एमसीक्यू, क्योंकि उसमें तो आपको ए बी सी या उसके ऑप्शन से लिखना है, तो आप जगह भी छोड़ सकते हो। उसके बाद फिर आप अपने पेपर को कैसे भी अटैम्प्ट करो, बट ज़्यादा आपको आगे पीछे अटैम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। जो चौथा पॉइंट आता है, वो चौथा पॉइंट ये है कि जैसे मान लो कि क्वेश्चन पेपर आया, कई बार होता है हम अच्छा भी पढ़ के जाते हैं पर उस दिन हमारा दिन नहीं होता, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो शायद हम उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए जितना हम सोच कर आए थे। बट फिर भी आपको हार नहीं माननी है। आपको क्या करना है कि देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर आप पढ़ के आए हैं तो किसी भी क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। हमें पता होता है, तो हमें क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो ब्लैंक नहीं छोड़ के आना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि वो ब्लंटली बस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। छोड़ना नहीं है, थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करना है, जितना भी आपको आता है उसके बारे में डिसेंटली लिखना है। तो जब आप उसके बारे में लिखेंगे तो आपको कई बार ऐसा होता है थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाते हैं, और आपको पता है कि यहाँ पे हर एक नंबर काउंट होता है। अगर आपको किसी 5 नंबर के क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करने के 1 या 1.5 नंबर भी मिल गए, आपने थोड़ा बहुत लिख दिया, तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है ना। तो अगर आप बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो वो चीज़ गलत है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है। मान लो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उस क्वेश्चन के बारे में, तो उसके आसपास का जो आइडिया है वो भी आप लिख सकते हैं। तो हमेशा हमें यही चीज़ अपने टीचर्स के थ्रू सिखाई गई है, और हम भी अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि थोड़ा बहुत जितना भी आपको आता हो, आपको क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना चाहिए,
ठीक, आपको जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है उसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, और जो हमें ज़्यादा अच्छे से नहीं आता उसमें हम कम टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जो कि गलत है। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है उसमें आपको ठीक ठाक टाइम इन्वेस्ट करना है, बट जो आपको अच्छे से नहीं आता उसमें भी तो थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, ताकि उसको कुछ तो आप लिख पाओ, है ना। तो जब आप टाइमली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो क्या होगा कि टाइम आपको ओवररन नहीं करेगा, और आप अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ पाएंगे। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं तो हम उनमें ही सारा समय लगा देते हैं और बाकी को हम पढ़ ही नहीं पाते, पूरा हम क्वेश्चन पेपर ही नहीं आंसर कर पाते। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसलिए मैं ये बोलती हूँ कि ये 5 स्टेप प्रोसेस है। अगर हमें किसी भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है या हमें डिसेंट स्कोर करना है, तो ये 5 स्टेप प्रोसेस है जो मैंने आपको बताई। ठीक है, चलिए इसको क्विकली रिवाइज करते हैं। पहली चीज़ मैंने आपको बोली हैंड राइटिंग, दूसरी चीज़ बोली प्रेजेंटेशन, तीसरी चीज़ बोली कि आपको सीक्वेंस वाइज सही तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए, चौथी चीज़ मैंने आपको बोली कि किसी भी क्वेश्चन को आपको अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ना, और पांचवी चीज़ मैंने आपको बोली कि टाइमली क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो इस तरीके से आप बहुत डिसेंट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा कम भी पढ़ा है तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और जो मतलब मार्क्स कटने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। कि अगर आपने सोचा है कि आप 70 में से 40 नंबर का या 50 नंबर का अटेम्प्ट करके आए तो आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कटने की कोई मार्क्स की गुंजाइश नहीं। आई होप कि ये चीज़ें आपको बेनिफिट दें और आपको चीज़ें ये हेल्प करें आगे लाइफ में। आप कोई भी एग्ज़ाम लिखने वाले हो, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।